जय हिंद क्लास। आज के महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नंबर एक पर। मन की बात की 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने यांत्रिक बुद्धिमत्ता की चर्चा करते हुए हाल में संपन्न काशी तमिल संगमम में भाषणी के प्रयोग को एक बड़ी उपलब्धि बताया। काशी तमिल संगमम में एआई टूल भाषणी का पहली बार प्रयोग किया गया। प्रधानमंत्री हिंदी में संबोधन कर रहे थे। एआई टूल भाषणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को प्रधानमंत्री जी का संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। तो देखिए इसमें क्या है कि अभी जो मन की बात कार्यक्रम संपन्न हुई है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने चर्चा किया था एआई टूल्स के बारे में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक बुद्धिमत्ता। ये मशीनरी द्वारा प्रयोग होता है, जो इंसान नहीं करते। मशीनरी जैसे कंप्यूटर के द्वारा आवाज़ें बदल दिया जाना, या कंप्यूटर के द्वारा वीडियो एडिट कर दिया जाना, या वॉइस चेंज कर दिया जाना, इसको हम लोग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले भारत में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने बनारस में किया था। जो काशी तमिल संगमम का एक कार्यक्रम था, ये दूसरा चरण था, उसी में उन्होंने प्रयोग किया था। इसमें क्या था कि जैसे प्रधानमंत्री जी हिंदी में बोल रहे थे और तमिलनाडु से जो लोग वहाँ पर आए थे बनारस में, तो उनको जो है वो संबोधन तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। यानी कि जैसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट तमिल भाषा में ही बोल रहे हों। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनेगा कि सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का प्रयोग कब किया गया था या कहाँ किया गया था। तो एआई टूल्स जो है इसका प्रयोग जो है बनारस में किया गया था, काशी तमिल संगमम के कार्यक्रम में किया गया था। अब जो है पूछेगा कि किस टूल्स का प्रयोग किया गया था, तो एआई टूल्स भाषणी का प्रयोग किया गया था। एआई टूल्स भाषणी का प्रयोग किया गया था। इसमें भी पूछ सकता है कि जब संबोधन कर रहे थे तो टूल्स से जो आवाज़ें निकलने के बाद आ रही थी वो किस भाषा में आ रही थी, तो तमिल भाषा में आ रही थी। तो ठीक है, हम लोग दूसरे पे चलते हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम की चर्चा की। यह विधेयक 18 सितंबर 2023 को पारित हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। इसी 33% में 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की जानी है। इस समय कुल 543 सदस्य लोकसभा में हैं। महिला सदस्यों की संख्या इस समय 82 है। इस विधेयक के लागू होने के बाद 181 महिला सांसद होंगी। तो चूंकि देखिए इसमें क्या कह रहा है आपका कि प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में चर्चा किए थे नारी शक्ति बंधन अधिनियम के बारे में। चूंकि यह अधिनियम कहता है कि लोकसभा में और सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है इसमें। क्योंकि इसी 33% सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को भी आरक्षण प्रदान है, वो भी 1/3, मतलब 1/3 सीटें। 33% में 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आरक्षित रहेगा। अतः इसमें इस समय जो है लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 82 है। इस विधेयक के लागू होने के बाद महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसमें चर्चा हम लोग क्या करना है कि पूछ सकता है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में किससे संबंधित है। तो आपका हो जाएगा लोकसभा और लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिला सदस्यों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में कितने प्रतिशत आरक्षण है, 33%। तो इस तरह से आप इसमें ध्यान से देख लीजिए, इस समय कुल 543 सदस्य हैं अपने लोकसभा में, जिसमें से मात्र 81 महिलाएं हैं। अगर यह विधेयक लागू हो जाता है तो 181 महिलाएं उसमें सांसद बनकर जाएंगी। क्योंकि इसमें 543 सदस्यों वाली जो सीटों में जो है 82 महिला हैं, और ये विधेयक लागू होने के बाद 181 महिला सांसद होंगे। क्योंकि इसमें देखिए जो 33% का एक महिलाओं के लिए आरक्षण है, इसमें जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का प्रावधान है। इसमें पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं है। इसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ये प्रावधान है। क्योंकि चलिए हम लोग ये देखते हैं
कि ये विधेयक लागू कब होगा। ये ध्यान से देखिए, ये विधेयक लागू अभी नहीं होगा। ये लागू कब होगा, जब जनगणना अपने देश की हो जाएगी। जनगणना होने के बाद उस संख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन होगा। परिसीमन में क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तैयार किया जाता है, चाहे राज्य की विधानसभाओं में या लोकसभाओं में। उस क्षेत्र की जनता के हिसाब से प्रतिनिधित्व तैयार किया जाता है और वहीं से अपने सांसद या विधायक चुनकर जाते हैं। तो जब ये जनगणना हो जाएगी, जो जनगणना 2011 में पिछली हुई थी, अभी 10 साल बाद होती है, तो 2021 में होनी थी, तो अभी हुई नहीं है। और जनगणना होने के बाद परिसीमन होगा। परिसीमन के बाद जो है क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए आपका बनारस है, लोकसभा क्षेत्र बनारस है, या उसी तरह से आपका लोकसभा क्षेत्र जो है आपका लद्दाख है या जम्मू में, जो भी हैं इनके क्षेत्रफल के हिसाब से जो है इनमें सीटों का बंटवारा होगा। और वो क्षेत्रफल के हिसाब से या फिर जनसंख्या जो अपनी बनेगी, इसके हिसाब से सीमाओं का पुनः निर्धारण होगा। और उसके बाद जो है महिलाओं को दिया जाएगा। इसमें तीन तीन चुनाव के लिए महिलाओं को इसमें आरक्षण का प्रावधान है। 3 चुनाव के बाद इसमें सरकार फिर से इसको बढ़ा सकती है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखिए, मोदी जी जानते हैं कि महिला कितनी चालाक हैं। लोग कहते हैं महिला बेवकूफ़ होती है, जो लोग गलत बोलते हैं, जो लोग कहते हैं महिलाएं बेवकूफ़ होती हैं, महिलाएं बहुत चालाक होती हैं। मोदी जी भी उन लोगों से सामना नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल 81 हैं, सॉरी सॉरी 82 हैं इस समय। तो जानते हैं कि जब आ जाएंगे 33%, 181 आ जाएंगी, तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो इसीलिए इसको तत्काल प्रभाव से नहीं लागू किए हैं। 2024 में लागू नहीं होगा। जो 2024 में होने वाला है लोकसभा चुनाव, उसमें यही जो 82 है यही रहने वाला है। तो अतः मोदी जी जानते हैं कि जब तक हम ये लोग आएंगे, हम अपना चले रहेंगे, फिर निकल लेंगे यहाँ से। तो इसलिए मोदी जी बहुत होशियार हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर पर चलिए हम लोग देखते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हैं। विश्वविद्यालय ने सैन्य कर्मियों का भाषागत दक्षता और चीनी भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष अप्रैल में सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्योंकि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर नाम के एक विश्वविद्यालय में जो है दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय जो इसलिए चर्चा में है कि इंडियन आर्मी को जो है भाषागत जो है दक्षता उपलब्ध करा रहे हैं, जो चीनी भाषा में पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। प्राथमिक चीनी भाषा सीखने के लिए इंडियन आर्मी का सहयोग कर रहा है यह विश्वविद्यालय। क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जो जितने बॉर्डर के सैनिक हैं समझ में नहीं आता है वहाँ पे चीनी वाले बोलते क्या हैं, तो समझ में बात नहीं आती, इसलिए इंडियन आर्मी को ज़रूरत इसकी महसूस हुई। तो यह विश्वविद्यालय उनको चीनी भाषा समझने और पढ़ने में मदद करेगा। चलिए, इसमें से क्वेश्चन आपको कैसे तैयार करने ये देखिए। क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार करेंगे। अभी अगर पूछ देगा कि इंडियन आर्मी का चीनी भाषा सीखने के लिए कौन से विश्वविद्यालय से समझौता हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा तेजपुर विश्वविद्यालय। या फिर तेजपुर, या तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है, तेजपुर विश्वविद्यालय ने इंडियन आर्मी को चीनी भाषा सिखाने के लिए उनके साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यह विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो आपका यह विश्वविद्यालय है असम राज्य में। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए हम लोग 4 नंबर पर देखते हैं, पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक खेलों में प्रवेश के लिए झारखंड में आयोजित की जाने वाली हॉकी क्वालिफायर के लिए 18 सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। क्योंकि पेरिस में ओलंपिक 2024 का ओलंपिक जो है पेरिस में होगा, और उसके लिए क्वालिफाई मैच हो रहे हैं, ये जो झारखंड में हो रहे हैं, इसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं। तो भारत की तरफ से 18 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, या तो फिर ओलंपिक कहाँ हो रहा है 2024 का, पेरिस में हो रहा है। ठीक है, काफ़ी एग्जाम में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें कहाँ होगा अगला ओलंपिक 2024 वाला, पेरिस में। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया इसके अध्यक्ष होंगे। डॉक्टर पनगढ़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।
वित्त आयोग केंद्र और राज्य के बीच शुद्ध कर का वितरण करती है। क्योंकि देखिए नंबर 5 में हम लोग क्या देख रहे हैं, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है। तो तो इसके अध्यक्ष होंगे जो 16वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। इससे पहले डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग में उपाध्यक्ष रहे हैं। तो और, और इस समय ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, जहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वित्त आयोग का कार्य क्या है, केंद्र और राज्य के बीच में कर का वितरण करने के लिए यह कार्य करती है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आपका ये भी पूछ सकता है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इससे पहले किस आयोग में या कहाँ पर उपाध्यक्ष थे। तो आपका हो जाएगा उत्तर हो जाएगा नीति आयोग में उपाध्यक्ष रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे अगर जो भी क्वेश्चन पूछता है। छठे नंबर पर है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने PSLV C58 के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है। 1 जनवरी को इसरो ने PSLV की 60वीं उड़ान के साथ एक्सपोसैट प्रक्षेपित की योजना बनाई है। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह होगा। एक्सपोसैट एक्सरे पोलरी सैटेलाइट इसरो का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है जो अंतरिक्ष से एक्सरे की माप का अध्ययन करेगा। क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने अपने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C58 के लिए उड़ान के लिए योजना बनाई है और इसके साथ ही एक्सपोसैट प्रक्षेपित की योजना बनाई है। एक्सपोसैट इनके उपग्रह का नाम है, एक्सपोसैट एक्सरे पोलरी सैटेलाइट पूरा नाम है इसका, जो अंतरिक्ष में एक्सरे किरणों की माप का अध्ययन करेगा। तो इस तरह से हमारा एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा कि एक्सरे किरणों के मापने के लिए किस सैटेलाइट को इसरो ने लॉन्च किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा एक्सपोसैट एक्सरे पोलरी सैटेलाइट। ठीक है, जो अंतरिक्ष में एक्सरे किरणों की माप करेगी। तो चलिए 7वें नंबर पर है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने आज दुनिया में सबसे पहले नववर्ष का स्वागत किया। न्यूजीलैंड में ऑकलैंड के स्काई टावर के समीप हजारों लोगों ने वर्ष 2024 का पूरे उत्साह से स्वागत किया। नव वर्ष का उत्सव मनाने वाला ऑकलैंड दुनिया का पहला शहर बना है। चूंकि देखिए अभी हम लोग के यहाँ जब 31 जनवरी ही है, उसी दिन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में नव वर्ष का स्वागत कर दिया गया है। तो चूंकि वहाँ पर हम लोग से एक दिन पहले होता है, ये हम आपको भूगोल में बताएंगे क्यों एक दिन पहले होता है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए कि ऑकलैंड जो है शहर, न्यूजीलैंड का एक शहर, ये चर्चा में अभी भी आया है कि नया वर्ष सबसे पहले दुनिया में मनाने वाला शहर बना है, और एक वजह से और भी चर्चा में है। भारत ने अपना एक नया दूतावास जो है ओपन किया है, दूतावास का कार्यालय जो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में ही स्थापित किया गया है। तो इससे आपका क्वेश्चन एक बनता है ऑकलैंड शहर से जो फेमस हुआ है, अभी चर्चा में भी रहा है, क्योंकि नववर्ष मनाया है सबसे पहले। हम लोग क्या 31 दिसंबर था, ये अपना नववर्ष मना रहा था, तो सबसे पहले इस वजह से चर्चा में आया। और अभी हाल ही में जो है भारत का विदेश मंत्रालय ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में अपना एक दूतावास ओपन किया हुआ है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन इसमें से भी बन जाएगा कि हाल ही में भारतीय दूतावास ने न्यूजीलैंड के किस शहर में अपना एक दूतावास स्थापित किया हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑकलैंड शहर में।